इस देश में कम से कम मेरी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की जिंदगी से लेकर 27 साल में मैं मानता हूं 100 से ज्यादा जगह ऐसी हो चुकी हैं जहां आपका लॉ ही नहीं चलता है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपका पुलिस वाला एफआईआर नहीं करता, बिजली का बिल लेने आप उस इलाके के अंदर नहीं जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं भाई, आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? कम से कम 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है। यह अंदाजा जब होगा जब कोई बड़ा विस्फोट होगा। वो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और हमको लग रहा है ये सरकार वो सरकार, विकास, सड़क, यानी क्या क्या हम लगे हुए। भाई आपने हाईवे बनाया, आपने रोड बनाई, लेकिन तय तो करो इस रोडवे के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर कौन सी विचारधारा चलेगी भाई? ये विचारधारा भी तो तय होनी चाहिए इस देश में कि आप सड़क बनाए जा रहे हैं, सड़क पर चल कौन रहा है? AK-47 चलेगी या AK-56 चलेगी, या इस देश का सेकुलरिज्म चलेगा, या संविधान चलेगा, या कोर्ट चलेगी? हेलो दोस्तों, विकास यानी कि चमचमाती सड़कें, 24 घंटे चलते कारखाने, तरह तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, परमाणु बम, सैटेलाइट, राफेल और एक ज़बरदस्त इकोनॉमी। लेकिन दोस्तों, अहम सवाल यह है कि इस सबको कौन सी विचारधारा चलाएगी? वह विचारधारा जिस विचारधारा का गृह मंत्री 60 दिनों में 4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा देता है, या वह विचारधारा जो 7 सालों में घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पाती? दोनों में क्या फर्क है, आइए जानते हैं पुष्पेन जी से। मुझे लगता है कि जो मोहम्मद साहब के दामाद के कातिल हैं, उनके नवासे के कातिल हैं, वही इस देश में आज आतंकवाद फैला रहे हैं। और इस देश के टेलीविजनों के ऊपर जिस तरीके की बहस होती है इस्लाम को लेकर के, चाहे वो रहमानी हो, शैतानी हो, बेग हो, असलम हो, फारूक हो, जितने भी ये इंटेलेक्चुअल आते हैं, मैं कहता हूं इस देश को AK-56 के खतरे से ज्यादा इस देश के इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से खतरा है। ये बौद्धिक आतंकवाद इस देश में जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। लोग बड़े बड़े पदों पे बैठते हैं, लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, लोग बड़े बड़े अवार्ड लेते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता उन अवार्ड से बदलती नहीं है। उससे वो समाज में एक स्टेटस प्राप्त करते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो उनकी बात में और मूसा की बात में और दुजाना की बात में कोई फर्क नहीं होता। वो हामिद अंसारी हो, वो आमिर खान हो, वो नसरुद्दीन शाह हो, वो आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जब मुंह खोलेंगे तब कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे इस स्टेट के सेकुलर कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया जाए। लेकिन इस देश में एक फैशन है कि आप गाली दे दीजिए, ये राइट विंगर है, ये बीजेपी का दलाल है, ये आरएसएस का दलाल है, ये बहुत आसान है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जहां मैं पैदा हुआ मुझे तब आरएसएस के बारे में नहीं पता था और अभी भी कुछ बहुत जानता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि भाई आप आरएसएस के दलाल हैं, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत इसमें इज्जत है, लेकिन हम जैशे मोहम्मद के दलाल नहीं हैं, हम लश्कर तोयबा के दलाल नहीं है भाई, हम ISI के दलाल नहीं है। लेकिन हम इस बात को कह नहीं पा रहे हैं। हम सब नहीं जानते कि मोहम्मद साहब की शक्ल कैसी है, हमें पता भी नहीं है। और उनकी हिदायतों में भी यह है कि ना उनकी कोई तस्वीर है, ना उनकी कोई मज़ार है, ना कोई कब्र है, ना उनके बारे में सिर्फ जो बातें हैं वो एक अनसीन है। लेकिन किसी ने डेनमार्क में एक कार्टून बना दिया। तो मैं लाहौर में था, लाहौर की सड़कों पे कोहराम मचा हुआ था। यहां दिल्ली पहुंचा एक हफ्ते बाद तो पता चला साहब यहां भी बहुत जगह दंगे हो गए। तो मैं उसके बाद किसी डिस्कशन में था, तो मैंने कहा कि भाई मुझे ये समझ आता है कि मुसलमान मोहम्मद साहब को लेके बहुत इमोशनल हैं और उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो शायद इस तरीके का रिएक्शन देंगे। लेकिन मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये पूछता हूं कि एक आदमी ने बगैर किसी सोचे समझे किसी की शक्ल बना दी और कहा ये मोहम्मद साहब हैं, उस पर बना डेनमार्क में, आप दिल्ली में दंगा कर रहे हैं, आप अलीगढ़ में दंगा कर रहे हैं, आप लाहौर में दंगा कर रहे हैं। लेकिन यही मुसलमान, मुझे समझ नहीं आता है कि ये मुसलमान जब उन मोहम्मद साहब के नाम से जैशे मोहम्मद बनाई जाती है, लश्कर तैयबा बनाया जाता है, जिस मोहम्मद साहब के नाम से इस दुनिया में टेरर फैलाने वाली तंजीमें बनाई जाती हैं, तो उसका रिएक्शन इस पे क्यों नहीं होता है? जैसे मोहम्मद के बनाने वालों को क्यों नहीं मारता है? लश्कर तैयबा के बनाने वालों को क्यों नहीं मारता है? तो सवाल यह है कि मोहम्मद की शान में गुस्ताखी अगर किसी कार्टूनिस्ट ने की तो आपने आग लगा दी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे मोहम्मद के स्लीपर सेल रह रहे हैं, लश्कर तैयबा के सेल रह रहे हैं, और सारी तंजीमें आप मोहम्मद साहब और कुरान के नाम पे बनाते हैं। लेकिन बुरा नहीं लगता इस देश के मुसलमानों को? भाई आपकी चुप्पी जो है वो इस बात को साबित करती है कि आप आतंकवाद के साथ साइलेंटली खड़े हुए हैं, आप उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस्लाम और कुरान के नाम पे इस मुल्क को डरा रहे हैं पिछले 70 साल से।
और इस देश का हिंदू चाहे सत्ता में हो, व्यवस्था में हो, टेलीविजन पे हो, यूनिवर्सिटीज में हो, पत्रकारिता में हो, उसने पूरे सेकुलरिज्म के नैरेटिव ही बदल के रख दिया है। 1963 में जम्मू कश्मीर में एक जगह है हजरत बल, उसमें कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का उनका एक बाल रखा हुआ है। इस पर डिबेट नहीं है मेरी कि बाल कैसे आया, क्यों आया, बाल की पूजा क्यों हो रही है, इस्लाम में पूजा मना है, उनकी शक्ल नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं है, तो बाल को क्यों पूज रहे हो, इस पर डिबेट नहीं है मेरी। मैं इस किस्से को इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूं कि 1963 के अंदर वो यकायक एक खबर फैलती है पूरे जम्मू कश्मीर में कि वो बाल खो गया है, बाल खो गया, आग लग गई साहब देश में। 50,000 लोगों ने जम्मू कश्मीर में बाल के खोने की खबर उड़ती है और बंगाल के अंदर 50,000 लोग सड़कों पे आ जाते हैं निकल के। देश का प्रधानमंत्री इतना चिंतित होता है कि सीबीआई के चीफ को रातों रात बाई प्लेन भेजता है और कहता है किसी भी कीमत पे बाल ढूंढो जाके। अब सीबीआई का चीफ बाल ढूंढ रहा था उस जमाने, यही काम था उसके पास, और तो कुछ था नहीं साहब। वो भी कमाल का सीबीआई का चीफ था बेचारा, उसको लगा क्या कहते कि बाल तो ढूंढना ही पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। वो घूमा घामा 1 महीने बाद उसने कहीं से एक बाल उठाया और कहा कि साहब ये, कुछ लोगों से पूछा, मौजूद लोगों से कि यार ये बाल है, उनका हाँ ये बाल है भाई, इसको रख दीजिए। उसने कहा बाल मिल गया, और जब वो बाल मिल गया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रात में फोन किया। ये सीबीआई के उस चीफ की किताब में सब लिखा हुआ है, ये कोई मेरे पास कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसका। जब उन्होंने प्रधानमंत्री को रात में कहा कि हमें वो बाल मिल गया है, तो नेहरू जी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अगर तुम बाल नहीं ढूंढते तो जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाता। तो मैं उस घटना को सोचता हूं और 1990 की घटना को सोचता हूं कि एक बाल के लिए सीबीआई का चीफ भेजा गया, रातों रात भेजा गया, बाल ढूंढवा भी लिया, बाल रख भी दिया गया, और बाल ढूंढने और मिलने के बीच में 2 सरकारें भी बदल गई, और बाद में जो वजीर आला है उनसे भी कहा, वो भी कहने लगे पता नहीं बाल मिल गया है, लेकिन उनका है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन बाल तो आज भी पूजा जा रहा है, वो डिबेट नहीं है। लेकिन इसी देश के अंदर मैंने देखा बाल के खोने की चिंता से लेकर के 3.5 लाख पंडित रातों रात हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा जाके ढूंढो उनको, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, कोई संसद में सवाल नहीं उठा, कोई हंगामा नहीं हुआ। यह मक्कारी, ये मुनाफत इस देश के अंदर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग यकायक अखलाक की खबर से डरने लगते हैं, यकायक उनको लगने लगता है कि इस देश पे कुछ राष्ट्रवादी ताकतें बढ़ने लगी हैं, इससे डर लगने लगता है, लेकिन वही लोग आसाम में एक घुसपैठिया देश का गृह राज्य मंत्री बन जाता है, डर नहीं लगता। बिहार में एक माफिया डॉन शाहबुद्दीन एक 17 साल के जवान लड़के को एसिड के टैंक में डालता है और मार देता है, डर नहीं लगता इस देश को। जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख लोगों को निकालने पर डर नहीं लगता है। दिल्ली में 1.5 लाख सरदारों का कत्ल होने पर किसी को डर नहीं लगता है। केरला के अंदर कोयम्बटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड मदनी, उसके लिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं असेंबली का कि इसको माफ कर दिया जाए, तब डर नहीं लगता है। डर मुझे लगता है शायद इसलिए लोगों को लग रहा है कि पिछले 10 साल में नैरेटिव बदला है और इस देश में राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो रही हैं। शायद डर की वजह यह है, डर की वजह यह है कि अगर ये शक्तियां मजबूत हो गई तो सवाल पूछेंगी कि बताओ मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी पहली पत्नी की बेटी फातिमा के शौहर का कत्ल क्यों करने वाले कौन लोग हैं, उनके नवासे को मारने वाले कौन लोग हैं, ये नहीं बताएंगे। ये सवाल आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे आप एंटी इस्लामिक हैं, एंटी मुस्लिम हैं। अब ये बातें आने लगी जो छुपी हुई थी, तो लोगों को लगने लगा कि हमने भी जो किया है वो भी लोगों को पता चलेगा। अब जंग बद्र में क्या किया था आपने, क्या किस किस तरीके से मारा, पहला खलीफा कैसे मरा, दूसरा कैसे मरा, तीसरा कैसे मरा। वो धर्म कहता है कि वी आर रिलीजन ऑफ पीस। तो भाई एक पीस हमने 47 में देखी थी, तो आपने 2 टुकड़ों में पीस करके रख दी हमारी। आप हौसले देखिए इस देश के अंदर, यह समाज की चुप्पी के कारण हो रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उसको कॉर्नर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। पीएफआई का नाम आपने सुना है, दिल्ली में लोगों को पता नहीं होगा, पीएफआई की ब्रांच दिल्ली में खुली है जामिया नगर के पास, ये पता नहीं है हमें। हमारी एजेंसीज को पता होगा, एजेंसीज किसको बताती हैं उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन दिल्ली के अंदर
किसी प्रोफेसर के हाथ काट दिए जाएंगे, तब हम कहेंगे पीएफआई दिल्ली में आ गई है। हम जब तक घटना घटती नहीं है हम पूछते नहीं है। यह हमारी समस्या है। इस देश में गांधी जी का कत्ल कैसे हुआ इसके बारे में डिबेट में सुप्रीम कोर्ट मजे ले रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पंडित जब सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि 1990 में जो हमारे साथ हुआ उन केसेस को खुलवाइए, कम से कम एक एफआईआर ही कर दीजिए, कहीं कोई रजिस्ट्री कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अब इतना पुराना केस हो गया, ना कोई रिकॉर्ड है, कहां से 27 साल की होगा, हमारे पास तो समय नहीं है और ना कोई रिकॉर्ड है। अब आप ये कहेंगे कि इस देश में भाई जजेस भी तो इसी समाज से जा रहे हैं ना निकल के, तो आप लोकतंत्र के 3 स्तंभ में से 2 को आप खुलेआम गाली देते हैं। कोई ऐसा इस देश में आदमी नहीं होगा कि उसने किसी न किसी समय किसी नेता को गाली न दी हो। प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, टेलीविजन पे गाली देते हैं, जो दिल चाहे बोल देते हैं, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को बोल देते हैं। लेकिन ये कौन सा नियम है कि काले कोट वाले दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं, सबसे महान लोग हैं, इनकी मक्कारी, इनके झूठ, इनके फरेब के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता है? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कटर किसको दिखाते हैं भाई? हमने बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखा इस दिल्ली के अंदर, कैसे कैसे कंटेम्प्ट कोर्ट हुए। हमको मालूम है कि जो भी मिश्रा जी जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी, उस लेडी वकील ने गाली ही नहीं बकी उनको, क्या क्या नहीं कहा उन मिश्रा जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। किस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है? कहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है भाई? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। याकूब मेनन के बारे में बोला गया, भाई तो ये तो जजेस ने कत्ल किया था, तो वो जजेस भी बैठे हुए थे, तब भी उनको शर्म नहीं आ रही थी। तो क्या ठेका इस देश में सेकुलरिज्म का, क्या ठेका इस देश में हाई मॉरलिटी का सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? ये हमारी ठेका ये कि हम केरला में पटेंगे तो हाई मॉरल ग्रांट लेंगे, कश्मीर में रहेंगे तो बोलेंगे नहीं। आसाम के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट आपके जा चुके आपके हाथ से, आप सुनना नहीं चाहते। आज सुशील भाई ने बोला नहीं, इस देश में कम से कम मेरी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की जिंदगी से लेकर 27 साल में मैं मानता हूं 100 से ज्यादा जगह ऐसी हो चुकी हैं जहां आपका लॉ ही नहीं चलता है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपका पुलिस वाला एफआईआर नहीं करता, बिजली का बिल लेने आप उस इलाके के अंदर नहीं जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? कम से कम 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है। यह अंदाजा जब होगा जब कोई बड़ा विस्फोट होगा। वो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और हमको लग रहा है ये सरकार वो सरकार, विकास, सड़क, यानी क्या क्या हम लगे हुए। भाई आपने हाईवे बनाया, आपने रोड बनाई, लेकिन तय तो करो इस रोडवे के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर कौन सी विचारधारा चलेगी भाई? ये विचारधारा भी तो तय होनी चाहिए इस देश में कि आप सड़क बनाए जा रहे हैं, सड़क पे चल कौन रहा है? AK-47 चलेगी या AK-56 चलेगी, या इस देश का सेकुलरिज्म चलेगा, या संविधान चलेगा, या कोर्ट चलेगी? तो इस देश में टेलीविजन के ऊपर जब लोग ये कहने लगे, मेरे देखते देखते ये चेंज हुआ है, देखते देखते मैंने चेंज देखा इस देश के अंदर। मेरी 65 की पैदाइश है और मैं उस वक्त का पैदाइश हूं जब ये भारत का संविधान कम्युनल था, 100% कम्युनल था। उसको सेकुलर करने के लिए रात में आपने 1976 के अंदर सेकुलरिज्म डाला, क्योंकि सेकुलरिज्म अगर नहीं लिखा जाता तो उससे पहले तो देश कम्युनल था और संविधान भी कम्युनल था। तो मैं मानता हूं कि मैं कम्युनलिज्म की पैदाइश हूं और मुझे कोई इसमें शक शुबा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कम्युनल हूं, मुझे कम्युनल होने में फख्र है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। कम्युनल होने का मतलब नहीं है कि मुसलमान का कत्ल करा जाएगा, कम्युनल होने का कतई मतलब, यह मुनाफिकत बंद होनी चाहिए। इस मुनाफिकत को आपने इस देश में फरोख्त होने दिया है, इस मक्कारी को फरोख्त होने दिया है। लिहाजा जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो सच में मेन लाइन में आना चाहता है, उसको वो अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक के लोग उसको जीने नहीं दे रहे। वो जैसी राष्ट्रवादी होगा तो उसको या तो आरएसएस का दलाल कहा जाएगा या आर्मी का दलाल कहा जाएगा। आप उसे आइसोलेट कर देते हैं सोसाइटी के अंदर। साथियों, आपने देखा किस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद जब भारत का गृह मंत्री बना तो उसने कश्मीर से हिंदुओं को हमेशा हमेशा के लिए, यानी करीब 30 वर्ष बीत गए, न केवल निकलवा दिया, वापसी के भी सारे रास्ते बंद कर दिए। वहीं वर्तमान सरकार, जबरदस्त राष्ट्रवादी सरकार, डबल ट्रिपल इंजन वाली सरकार, कश्मीरी पंडितों को न केवल वापस बसाने में विफल रही है, वहीं देश में घुसपैठियों को, जो बाहरी हैं, करोड़ों करोड़ घुसपैठियों को बाहर निकालने में असमर्थ रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ समाज का पूरा सहयोग था और आपके होम मिनिस्टर के पास अपने ही समाज के गद्दारों और जयचंदों और तमाम दोगलपंथी चरित्र के लोगों की अनावश्यक दबाव, दुराग्रह, आरोप प्रत्यारोप तो है ही, और समाज भी इस बारे में आज तक एक राय नहीं बना सका है। वो समाज जो ये फैसला नहीं करता साथियों कि उसकी सुरक्षा यानी कि अस्तित्व सर्वप्रथम है, उसको मिट जाने में
बहुत समय नहीं लगता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अगर गृह मंत्री बनकर कोई कश्मीर खाली करा सकता है तो जिस दिन, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 2 दशकों बाद यानी 20 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री जब कोई मुस्लिम बनेगा तो आपके साथ क्या होने वाला है। यह सिर्फ आकलन नहीं है, इसकी नज़ीर मौजूद है पाकिस्तान में कि 23% हिंदू मुस्लिम प्रधानमंत्री बनते ही, मुस्लिम विचारधारा की सरकार बनते ही सिर्फ 7 दशकों में ही घटकर 1% रह गए। वहीं भारत में ये बढ़कर 40 करोड़ हो गए। सरकार को समाजों का साथ चाहिए होता है, लोगों का साथ चाहिए होता है, बहुमत का दबाव चाहिए होता है। कम से कम अपनी रक्षा के लिए तो आप संगठित होइए, कम से कम अपने राष्ट्र के लिए, अपनी आने वाली संततियों पीढ़ियों के लिए आपको संगठित होना ही होगा। वरना जिस तरीके से देश के बहुत सारे हिस्सों में कानून का राज, जैसा पुष्पेन जी ने कहा, नहीं चलता है और अनावश्यक दबावों से अनावश्यक लाभ लिए जाते हैं, और यह सब आपके यानी काफिरों के टैक्स के पैसों से होता है। आपने पुष्पेन जी को सुना, आपको लगता है कि पुष्पेन जी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए जागरूकता का काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को, अखंड हिंद को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। शेयर मतलब कम से कम 3 साथियों को ये मैसेज, ये वीडियो पहुंचाइएगा और लोगों को जागरूक करिएगा। फिर मिलेंगे साथियों इसी जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।